अच्छा, आपको साल 2014 की वो जबरदस्त फिल्म इंटरस्टेलर याद है? अरे उस फिल्म ने तो ब्लैक होल्स और स्पेस ट्रैवल को लेकर हमारी सोच को ही बदल दिया था। लेकिन एक सीन था जो सच में दिमाग हिला देता है, वो भी फिल्म के बिल्कुल आखिर में। फिल्म के क्लाइमैक्स में जो हीरो है कूपर, वो गारगेंचुआ नाम के एक बहुत बड़े ब्लैक होल में गिर जाता है। जरा सोचिए वो सीन, चारों तरफ घना अंधेरा, उसका स्पेसशिप आग की लपटों में है और वो वहां से निकलकर उस अंतहीन खाई में बस गिरता ही चला जा रहा है। अब देखिए, फिल्म में तो कूपर एक 5वीं डायमेंशन में पहुंच जाता है, जो सुनने में बड़ा कमाल लगता है। पर असल में क्या होता, मतलब विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और सच को कल्पना से अलग करते हैं। तो हमारा ये सफ़र 5 हिस्सों में होगा। सबसे पहले हम आइंस्टाइन की अनोखी दुनिया को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये ब्रह्मांडीय दैत्य पैदा कैसे होते हैं, उसके बाद ब्लैक होल की बनावट को जानेंगे, फिर इवेंट होराइजन के पार झांकने की हिम्मत करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये विनाशक हैं या फिर निर्माता। तो ब्लैक होल्स को अगर समझना है ना, तो इसकी शुरुआत हमें करनी होगी एल्बर्ट आइंस्टीन से। सच कहूं तो उनके आइडियाज ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइंस्टाइन ने हमें 2 बहुत ही कमाल की थियरीज दी। पहली, स्पेशल रिलेटिविटी, जो कहती है कि आप जितनी तेजी से चलेंगे आपके लिए समय उतना ही धीमा हो जाएगा। और दूसरी, जनरल रिलेटिविटी, जो ये कहती है कि जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी समय उतना ही धीमा चलेगा। इंटरस्टेलर का वो ग्रह याद है जहां 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर था? वो इसलिए था क्योंकि वो ग्रह एक ब्लैक होल के बहुत करीब था, जहां ग्रेविटी जबरदस्त थी। इस आइडिया को समझाने के लिए आइंस्टीन ने एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया। कल्पना कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी लचीली चादर या ट्रैम्पोलिन की तरह है। उन्होंने इसे नाम दिया स्पेस टाइम फैब्रिक। अब सोचिए, इस ट्रैम्पोलिन पर अगर एक भारी बोलिंग बॉल रख दें तो वो चादर में एक झुकाव पैदा करेगी, है ना? बस तारे और ग्रह जैसे भारी पिंड भी ठीक यही करते हैं और इसी झुकाव को हम ग्रेविटी के तौर पर महसूस करते हैं। और ये खिंचाव इतना मजबूत हो सकता है कि ये सिर्फ चीजों को ही नहीं बल्कि गर्मी और यहां तक कि रोशनी को भी अपनी तरफ खींच ले। और बस यहीं से एक ऐसे पिंड का आइडिया आया जो इतना ज्यादा भारी हो कि रोशनी को भी खुद से बाहर ना जाने दे। तो थियरी तो समझ आ गई, पर ये ब्रह्मांडीय दैत्य असल में पैदा कैसे होते हैं? चलिए अब इस पे आते हैं। देखिए, हर तारे के अंदर ना एक लगातार जंग चल रही होती है। उसके सेंटर में हो रहा न्यूक्लियर फ्यूजन हर चीज को बाहर की तरफ धकेलता है, जबकि तारे की अपनी ही जबरदस्त ग्रेविटी हर चीज को अंदर की तरफ खींचती है। और अरबों सालों तक इन दोनों ताकतों के बीच एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन जब किसी बहुत बड़े तारे का ईंधन मतलब हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाता है तो बाहर वाला धक्का बंद हो जाता है। फिर क्या होता है? ग्रेविटी की जीत होती है। तारा अपने ही वजन के नीचे दबकर ढह जाता है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। और इस धमाके के बाद जो कुछ पीछे बचता है वो होता है एक बेहद घना कोर, एक ब्लैक होल। पर रुकिए, क्या हर तारा ब्लैक होल बनता है? नहीं। भारतीय अमेरिकी खगोलशास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन ने यह पता लगाया कि ब्लैक होल बनने के लिए किसी तारे के कोर को हमारे सूरज से कम 1.4 गुना ज्यादा भारी होना जरूरी है। हमारा सूरज उतना बड़ा नहीं है, इसलिए अच्छी खबर यह है कि वो कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा। तो अब हम ये तो जान गए कि ये बनते कैसे हैं, पर सवाल ये है कि ये दिखते कैसे हैं? फिल्मों और तस्वीरों में हम जो देखते हैं उसका आखिर मतलब क्या है? किसी भी ब्लैक होल की तस्वीर में जो सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है उसके चारों तरफ की वो चमकीली रिंग। इसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। असल में ये गैस और धूल का एक बहुत ही गर्म बवंडर है जो ब्लैक होल के चारों ओर लगभग रोशनी की रफ्तार से घूम रहा होता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, इंटरस्टेलर में ये डिस्क एकदम आग जैसी नारंगी पीली दिखती है, पर असल में ये इतनी गर्म होती है कि इससे एक्सरे निकलती हैं जिन्हें हमारी आंखें देख ही नहीं सकती। अगर हम इसे देख पाते तो शायद इसका रंग नीले के ज्यादा करीब होता। वो नारंगी रंग तो बस इसे दिखाने का एक कलात्मक तरीका है। एक्रीशन डिस्क के ठीक अंदर एक और भी अजीब जगह है, फोटॉन स्फीयर। यहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो रोशनी के कणों यानी फोटॉन्स को अपनी परिक्रमा करने पर मजबूर कर देती है। थ्योरी तो ये भी कहती है कि अगर कोई किसी तरह वहाँ पहुँच जाए तो वो अपने ही सिर का पिछला हिस्सा देख सकता है,
क्योंकि रोशनी ब्लैक होल का पूरा चक्कर लगाकर वापस उसकी आंखों तक पहुंच जाएगी। है ना कमाल की बात? और फिर हम पहुंचते हैं ब्लैक होल की असली बाउंड्री पर, इवेंट होराइजन। इसे ही कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक बार किसी ने इस लाइन को पार कर लिया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है, यहां तक कि रोशनी भी यहां से बाहर नहीं आ सकती। और यही बात हमें सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल पर ले आती है कि इवेंट होराइजन के उस पार आखिर है क्या? इंटरस्टेलर का जवाब तो था एक 5 आयामी टेसरैक्ट, जो कि जाहिर है साइंस फिक्शन है, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी कुछ और ही और शायद उससे भी ज्यादा अजीब बात कहती है। वो कहती है कि केंद्र में एक ऐसा बिंदु है जहां घनत्व अनंत है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये वो जगह है जहां फिजिक्स के हमारे जाने पहचाने सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। याद है हमारी स्पेस टाइम की वो चादर? सिंगुलैरिटी पर वो चादर अनंत तक खिंच जाती है। मतलब ब्रह्मांड में एक ऐसा कुआं जिसका कोई तल ही नहीं है। आमतौर पर ब्लैक होल्स को ब्रह्मांड का विलेन समझा जाता है, एक विनाशक। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? चलिए इस पहलू को भी देखते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि ब्लैक होल्स एक वैक्यूम क्लीनर की तरह हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं और एक दिन शायद पूरे ब्रह्मांड को ही खा जाएंगे। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। वो विनाशक नहीं बल्कि आकाशगंगाओं के लंगर हैं। वो उन्हें एक साथ बांध कर रखते हैं। असल में ज्यादातर बड़ी आकाशगंगाओं के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी अपनी मिल्की वे के सेंटर में भी एक है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। ये विनाशक होने के बजाय अपनी जबरदस्त ग्रेविटी से पूरी आकाशगंगा को एक साथ जोड़े रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूरज हमारे सौरमंडल को एक साथ बांधे रखता है। तो चलिए इस सफर को एक आखिरी दिमाग घुमा देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम ये तो जान चुके हैं कि जितनी ज्यादा ग्रेविटी, समय उतना धीमा। सिंगुलैरिटी पर ग्रेविटी अनंत हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनंत रूप से धीमे होने का क्या मतलब है? क्या वहां जाकर समय रुक जाता है हमेशा के लिए? ये वो सवाल है जो हमें ब्लैक होल्स के सबसे गहरे रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।